नमस्कार, स्वदेश न्यूज में मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं शांति से बौखलाया पाक। जी हां, जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से स्थानीय नागरिकों और बाहरी लोगों पर बड़े हमलों के पीछे पाकिस्तान की रणनीति है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और बाहरी वर्कर्स पर हमला करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पाक ने ही 1990 के दशक में भी ऐसी ही हिंसा को बढ़ावा दिया था, जिससे कि बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हो चुका था। अब एक बार फिर से लोगों के दिमाग में ये डर बैठाने के लिए पाकिस्तान ने इस कुत्सित रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अगर माने तो आईएसआईएस इस जरिए दो एजेंटों पर काम कर रही है। पहला यह है कि जरिए वो कश्मीरी लोगों को आतंकवाद के प्रति आकर्षित करना चाहती है, और दूसरा ये कि काम कर रहे बाहरी मजदूरों को बाहर भेजना है। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंसी का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के मन में डर पैदा करना है, ताकि उनका पुनर्स्थापन ना हो सके। इस मकसद से पाकिस्तान की एजेंसी ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी है कि वह आम लोगों को निशाना बनाए, ताकि डर पैदा किया जा सके। इस तरह के हमलों से कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। और एक सुरक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भी जिस तरीके की शांति थी, उससे पाकिस्तान परेशान हो गया था, और इसी के चलते आईएसआईएस ने अब ये साजिश रची है, जिससे कि घाटी में अशांति पैदा की जा सके। बौखलाए आतंकी अब इसके चलते घाटी में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, और अब तक ऐसा नहीं होता था और आतंकी सुरक्षा बलों पर ही हमला करते थे। श्रीनगर के हुजूरी बाग इलाके की अगर बात करें तो वहां पर फार्मेसी ओनर माखनलाल बिंद्रू की हत्या 2 अक्टूबर को की गई थी। उसके बाद से कई हमले स्थानीय और बाहरी लोगों पर किए जा चुके हैं। अब तक कुल 11 नागरिकों की इस महीने आतंकी हत्याएं कर चुके हैं। तो इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। धारा 370 जो हटा दी गई थी कश्मीर घाटी से, उसके बाद जो अमन चैन और जो शांति कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही थी, वो पाकिस्तान से देखा नहीं गया, और उसके बाद वो वापस से आतंकी गतिविधि में संलिप्त तो हुआ। और उसके बाद जो यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, जो 11 हत्याएं इस महीने की गई हैं, वो पाकिस्तान ने करवाई है, या पाकिस्तान जिस तरीके से देखा जा रहा है बौखलाया हुआ है, उसके तहत यहाँ पर की जा चुकी हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 गेस्ट हमारे साथ में हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी हैं और रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुपम जी, आपसे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियां बहुत सारी सामने आती रहती हैं, और कई बार ये भी निकलकर सामने आया है कि पाकिस्तान ही इन सब साजिशों के पीछे था। बात अगर हम कश्मीरी घाट की करें, कश्मीरी जो घाटी है और उसमें जिस तरीके की जो अभी हत्याएं लगातार हुई हैं, अगर इस महीने की बात करें तो 11 से ज्यादा हत्याएं यहाँ पर आतंकी कर चुके हैं। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान का बौखलाना स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें पिछले कई दशकों से कश्मीर में करता रहा है, 370 धारा के हटने के बाद से उसको ऐसा लगने लगा था कि कहीं कश्मीर उसके हाथ से न निकल जाए। यानी जो उसकी, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, कुत्सित, जो उसकी कुत्सित राजनीति थी कश्मीर को लेकर के, वो राजनीति एक बार बहुत ही अच्छी तरह से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि अपने ही बिछाए हुए जाल में एक न एक दिन जरूर फंसेगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर के जिस तरह की उनके क्रियाकलाप रहे, चाहे वो 90 का दशक रहा हो, 2000 का दशक रहा हो, या आज का कश्मीर रहा हो, हर समय पाकिस्तान ने केवल एक ही फार्मूले पर काम किया है, और वो ये है कि कश्मीर में किसी भी तरह से सुख, अमन और चैन की जो हालात है वो ना बनने पाए। वहां पर हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट रहे, और इसी वजह से वो कभी कश्मीर के लोकल युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है, कभी वहां पर हथियारों के जखीरे भेजता है, कभी विदेशों से आतंकवादी भेजता है। मतलब हर तरह का प्रयास वो लगातार करता रहता है। 370 धारा के हटने के बाद से कुछ ऐसा लगने लगा था कि कश्मीर एक बार फिर से शांति की उस राह पर लौट चला है जिसके लिए वो जाना जाता था। लेकिन पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ है, और पाकिस्तान को एक चीज और सपोर्ट करने लगी है अंशुल, कि जिस तरह से अफगानिस्तान में रेजिम चेंज हुआ है और आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा गैंग वहां पर सत्ता में बैठ गया है, जो कि पूरी दुनिया के आतंकवादियों को एक फर्टाइल लैंड उपलब्ध कराने वाला है। भारत ने इसके ऊपर अपनी चिंताएं तमाम स्तरों पर जताई थी कि इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। अब देखिए, अभी तक आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग पाकिस्तान देता था, वो भारत के साथ लगी हुई सीमाओं पर दिया करता था, जिससे भारत ने पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर करके पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश भी दिया था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन को या किसी अन्य जगह को भी आतंकवादियों के लिए एक उपजाऊ जमीन के रूप में तैयार कर सकता है, जिससे वो कश्मीर को परेशान कर सके।
अब इसमें पाकिस्तान कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की सेनाएं, भारत की राजनीतिक जो राजनीतिक लोग हैं, ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कुछ बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हाँ, कश्मीर कुछ दिनों के लिए डी-स्टेब्लिश करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये 90 का दशक नहीं है। पाकिस्तान भी ये समझता है 90 के दशक में हमने जो गलतियां करी थी, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर ली थी कश्मीर के अंदर, अब वो होने वाली नहीं है। कश्मीरी पंडितों को या अल्पसंख्यकों को जो डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक करके कोशिश करी जा रही, बिहारी लोगों के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं जो कि मुस्लिम तो हैं लेकिन वो समानता के पक्षधर हैं, वो अलगाववाद के विपरीत विचारधारा के लोग हैं, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। यानी कि एक तरह से पूरी वैली में डर फैलाने की कोशिश करी जा रही है, नफरत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अब इस बार पाकिस्तान सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब कश्मीर को पॉलिटिकल रूप से दो भागों में बांट दिया गया है, यानी लद्दाख वैली को अलग कर दिया गया है, और अब पूरी जो ताकत है हिंदुस्तान की वो आतंकवाद के सफाई में लग जाएगी, और पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी चालों में सफल नहीं होने पाएगा। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर आपसे जाने कि जिस तरीके से कश्मीर में धारा 370 हट गई है और जो शांति वहां पर थी कुछ दिनों तक तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में स्थिति फिर से वैसी ही होने लगी है, आम नागरिकों को मारा जा रहा है, ये सारी चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। तो धारा 370 हटने के बाद जो शांति थी उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान क्या अब चाह रहा है? धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान इस तरीके से क्यों बौखलाया हुआ है? देखिए, यदि हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखें तो पाकिस्तान का जन्म एक धर्म के आधार पर हुआ था। इस्लामिक कंट्री के नाम से पाकिस्तान जाना जाता है। तो इस्लामिक विचारधारा को वो रखते हैं, जिहादी विचारधारा वो रखते हैं। वो अपना जो से ओरिजिन जो है, अपना इतिहास जो है वो मोहम्मद गौरी और गजनवी से रिलेट करते हैं। तो उनका उद्देश्य है कि कहीं भी इस तरह की जो माइनॉरिटी ना कहूंगा, मैं कहूंगा शांति प्रिय जो धर्म है वो शांति से ना रह सके। तो वो शुरू से ये मानसिकता रही, और उसके जो शेख अब्दुल्ला थे, जो फारूक अब्दुल्ला जो है उनके जो पिताश्री थे, उन्होंने एक प्लान बनाया और नेहरू जी से एक दोस्ती करके जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने वो पहले। हालांकि जो महाराजा कश्मीर थे, महाराजा हरि सिंह, he was very much in agreement to sign accession treaty with India prior to this agreement. But I don't know under which pressure Pandit Nehru was adamant to make Sheikh Abdullah as a prime minister. और शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने बना दिया तो धारा 370 के तहत जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिला दिया। शेख अब्दुल्ला का जो उद्देश्य था वो ये था कि जैसे भी मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ देखकर इसको मैं इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करके और 2-4 कंट्रीज से इनको रिकॉग्निशन दिला के और मैं यहाँ का हेड बन जाऊंगा। बट वो उनका प्लान फेल हो गया। उनके प्लान से फेल होने से क्या हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और गुलाम बख्शी को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो तब से ये तनातनी चल रही है। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 65 में हुआ, 71 में हुआ, 71 के खामियाजों से भुगतना पड़ा कि बांग्लादेश कट गया। अब बांग्लादेश कटने के बाद पाकिस्तान को इतना बड़ा आघात लगा, उससे वो सिंस 71 वो बौखलाया हुआ है। और उसका एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह भारत का कोई ना कोई हिस्सा तोड़ना है। तो उसके लिए सबसे आसान उसको कश्मीर दिखता है, क्योंकि कश्मीर की जो जिस तरह की उत्पत्ति हुई या कश्मीर का जो भारत के साथ जो ज्वाइनिंग हुई वो थोड़ी डिफरेंटली हुई। तो इसलिए उसने सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि 47 से लेके अब तक लगातार कश्मीर में इस तरह के प्लानिंग किया जाता है कि वो यहाँ पे आतंकवाद का फैलाना। नहीं तो इनिशियली इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोकल लोगों के दिलों में इस तरह की दिमाग में इस तरह की बातें भरती कि भाई इनको भगाओ। और 90s में जब हुआ तो पंडितों को वहां के लोकल लोगों की शह पे, आतंकवादियों की सपोर्ट और लोकल लोगों की शह पे वहां से भगाया गया। और अब जब ये आर्टिकल 370 जो भारत सरकार ने हटा दिया है,
उसके बाद तो लगता है कि उनकी ये बहुत आसानी से कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा और यहाँ के लोग भी नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि जो कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह रहे थे, उनको यहाँ पे वापस से स्थापित कर दिया जाएगा। तो उनका उद्देश्य है किसी भी तरह ऐसी सिचुएशन ना हो कि वो लोग वापस आए, और उसमें ना केवल पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं चाहते, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के वहां पर वापस पहुंचने से या जो वहां पर नॉर्मलिटी आने से जो उनको सुख सुविधाएं मिल रही है, यानी कि जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी का, उनके जो जमीन जायदाद का जो लुत्फ उठा रहे हैं वो नहीं उठा सकेंगे। पंडितों के वहां पहुंचने से सारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी तो वहां के जो इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो ना कि वहां की ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप, ना वहां के लोकल लोग और ना पाकिस्तान वहां पे नॉर्मलिटी नहीं चाहता है, जिसके तहत ये सब एजेंडा है कि लोकल लोगों को या जो दूसरे धर्म के जो माइनॉरिटी वाले हिंदू लोग जो हैं या सिख लोग जो हैं उन पर इस तरह के हमले किए जाए जिससे भय पैदा हो जाए, वो वापस ना आए और जो 1-2% वहां बचे हुए वो भी वहां से भाग जाए। तो बेसिकली ये मुद्दा है, और इस मुद्दे को जब तक पाकिस्तान को अच्छे से गाइड नहीं किया जाएगा, वहां के लोकल लोगों को गाइड नहीं किया जाएगा, जो वहां पे लोग हिंदू लोग वहां पे रह रहे हैं उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, इस तरह की हरकत होती है। बिल्कुल अमरदीप जी। अनुपम जी, अगर बात करें 1990 की, तो पाकिस्तान ने ऐसी ही घटनाओं को लगातार बढ़ावा दिया था। अगर हम 1990 की बात करें, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन यहाँ पर हुआ था, तो इस तरीके से ही शुरुआत की थी। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरीके की घटनाएं लगातार अगर होती रहेंगी तो 1990 वाला सीन वापस से दोहरा जाएगा? कुछ हद तक 1990 से आज की समानता हम जरूर देख सकते हैं। 1990 का भी वो जब दौर था, उस समय अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, और सत्ता परिवर्तन के बाद तालिबान वहां पर सत्ता में आ गया था। तो अगर उस समय से आप देखें तो काफी चीजें आपको रिलेट करती हुई दिखाई देंगी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इस बार भी हुआ है, आतंकवादियों के हाथ सत्ता एक बार फिर से अफगानिस्तान में 1990 की तरह हाथ में आ चुकी है। अब आतंकवाद का इस्तेमाल भारत को डिस्टेबलाइज करने में किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आईएसआई हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, इनके रिलेशंस वहां के आतंकवादियों से, अफगानिस्तान के आतंकवादियों से बहुत ही अच्छे रहते हैं। 1990 में भी थे और आज भी थे। और एक बड़ी योजना के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने की कोशिश करी गई थी। मंदिरों से, मस्जिदों से अनाउंसमेंट किए गए थे और रातों रात इस तरह की हत्याएं करवाई गई थी ताकि एक डर का माहौल पैदा हो जाए और कश्मीरी पंडित अपने आप को असहाय महसूस करने लग जाए। लेकिन काफी हद तक पाकिस्तान सफल भले हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने वहां पर एक गुंजाइश ये जरूर रखी हुई थी कि जब कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहेंगे तो उनको बचाने के लिए भारत की सरकार, दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार उसमें पूरा मदद करेगी। और स्थिति जब सामान्य हुई, अब सामान्य होती हुई दिखने लगी थी, आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, तो अब ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे कश्मीरी पंडित वापस अपनी जन्मभूमि पर जाने लग जाएंगे। और यही चीज पाकिस्तान को देखी नहीं जा रही है। आईएसआई एक बार फिर से एक्टिवेट हो रखी है और आईएसआई ने ये कोशिश जरूर करनी शुरू कर दी है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को समय के हिसाब से थोड़ा चेंज करे। अब पिछले दिनों आईएसआई के साथ कुछ कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ खुलासे भी हुए थे कि आईएसआई ने 22 सूत्री एक फार्मूला बनाया है किस तरह से कश्मीर को अब नए तरीके से परेशान किया जा सके। अब उसमें पहली बार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आम आदमियों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, लोन वोट अटैक करवाए जा रहे हैं और इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कश्मीर के अंदर एक भय व्याप्त हो जाए। और इस भय से पाकिस्तान 2-3 चीजें एक साथ साधना चाह रहा है। वो साधना ये चाह रहा है कि वहां के कश्मीर के जो बहुसंख्यक समाज यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके जो युवा हैं एक बार फिर से उस धरने पर चल जाए जिसको वो चलाना चाहता है पाकिस्तान। वो चाहता है कि जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो भारत के साथ में जाकर के आतंकवाद के साथ चलना शुरू कर दे। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो यंग ब्लड है कश्मीर का, जो कि अब क्रिकेट खेल रहा है, जो कि आईएएस के एग्जाम क्रैक कर रहा है, जो कि आईआईटीज और आईआईएम वगैरह में पढ़ाई करने जा रहा है, वो इन सब रास्तों से अलग हट करके हाथ से बंदूक उठा ले और बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दे। तो पाकिस्तान की ये चाल है। पाकिस्तान 1990 को इसी तरह से एक बार फिर दोहराना चाह रहा है, तो आज बदले हुए मॉडिफाइड फॉर्म में दोहराना चाह रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं इस बार आप देखेंगे कि जो एक बंधन हुआ करता था, पॉलिटिकल बंधन हुआ करता था, उस बंधन को हटा दिया गया भारत के द्वारा। और भारत अब कम से कम
इस स्थिति में है कि वो हर तरह से इंटरवीन कर सकता है। पॉलिटिकली जो डिवीजन किया गया वो भी बहुत अच्छा कदम था, और मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भारत सरकार को अब चाहिए कि जम्मू को भी बाकी कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी या स्टेट घोषित कर दिया जाए, ताकि पूरा फोकस कश्मीर की प्रॉब्लम के ऊपर रह जाए। जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल वैली के अंदर हो रही हैं, जम्मू उसको भुगत रहा है, अभी तक लद्दाख भी भुगतता हुआ आया था। और पाकिस्तान का जो पूरा एक प्लान है वो कश्मीर वैली को लेकर के है, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर अस्थिर रहे। और एक चीज आपको अंशुल और याद दिला दूं कि पिछले दिनों असम से भी इस तरह की सूचनाएं आई थी कि असम के अंदर भी कुछ आतंकवादी घटनाओं की खुफिया जानकारी मिली थी कि इस तरह के हमले या कुछ ऐसी परेशानियां वहां पर क्रिएट करी जा सकती हैं। असम का जो गृह मंत्रालय है उसने भी ये कहा था कि आसाम को दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिशें करी जा रही हैं, यानी बांग्लादेश के रास्ते या किसी अन्य रास्तों से आसाम के ऊपर भी प्रहार करने की गुंजाइश बन रही है। तो अब भारत सरकार को और सारी एजेंसीज को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अफगानिस्तान के अंदर जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे पाकिस्तान को एक तरह से मौका मिल गया है भारत को परेशान करने का, लेकिन भारत की एजेंसियां सतर्क रहेंगी, पहले भी सतर्क रही हैं और इस बार और ज्यादा चौकन्नी है। बिल्कुल। अमरदीप सर, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है अनुपम जी ने, और जिस तरीके से बताया है कि 1990 वाले सीन वापस तो नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि अब जो है सरकार भी और सेनाएं दोनों काफी सतर्क यहाँ पर है। लेकिन जब ये पूरा मामला यहाँ पर देखा गया था, ISIS 2 एजेंडों पर काम कर रही है, उस पर शायद अभी आपने बताया भी था, जिसमें वो सबसे पहला काम ये कर रही है कि कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें आतंकवाद के प्रति आकर्षित कर रही है। तो ये किस तरीके से किया जा रहा है और इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? मैम, तो हमें देखने को मिल रहे हैं और वहां की जनता को मोटिवेट किया जाता है कि आप इन्हें भगा दोगे, इन्हें मार दोगे तो और आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। तो वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक जो तरीका जो मेरे दिमाग में आता है कि जो कश्मीर के जो भूतपूर्व सैनिक हैं या देश से वॉलंटियर भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाए और उनको वहां बिठाया जाए, वहां बसाया जाए और उनको सबको वेपन्स दिए जाए, सो दैट वो बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे सके और वक्त पड़ने पर वो आतंकवादियों का या इस तरह के जो जिहादी लोग हैं उनका मुकाबला इंडिपेंडेंटली कर सके या आर्मी को सपोर्ट कर सके। तो क्योंकि आर्मी हर वक्त हर इंसान के साथ में या उनकी प्रोटेक्शन में नहीं खड़ी हो सकती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहां पे इस तरह लोगों को ट्रेंड किया जाए या वहां पर ट्रेंड मैन पावर या भूतपूर्व सैनिक जो देश से वॉलंटियर्स है कि वो जाना चाहते हैं और वहां रहना चाहते हैं, वहां पे बच सकते हैं, दे कैन फाइट इट आउट, तो उनको वहां बसाना चाहिए। उनको वहां पे आप रोजगार या कुछ उस तरह की लैंड होल्डिंग दे सकते हैं कि वहां पे वो कुछ खेती कर सके या कुछ अपना काम शुरू कर सके और दे कैन फाइट विद दिस टाइप ऑफ एलिमेंट। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आम जनता है वहां की, उनको ये लालच है कि ये हमें प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाएगी। दूसरा जो रिलीजियस एंगल है वो तो है ही, उसको आप नकार ही नहीं सकते। उसमें कि जो काफिर हैं उनको मारने से उनको जन्नत प्राप्त होती है, वो जिहाद कर रहे हैं। तो इस तरह की जो फीडिंग होती है, जो ये मुल्लावाद है, जो ये मस्जिदों से उनको पढ़ाया जाता है, उसको कर्टेल करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और इस तरह के उनको काउंटर करने वाले लोगों को वहां पे स्थापित करना चाहिए, सो दैट they can be given a befitting reply by the locals also. बिल्कुल। तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित जो हैं उनका यहाँ पर पलायन यहाँ पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो देखा जा रहा था कि इसके पीछे जिम्मेदार है जो इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अब अगर कश्मीर की घाटी की हालात जानने की कोशिश करें, क्योंकि धारा 370 भी हट चुकी है और लगातार इस तरीके की घटनाएं भी जो है वो सामने आ रही हैं, तो अब क्या कर रही है सरकार और अब किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है? सरकार तो सिर्फ क्या करेगी, आर्मी लगा देगी, आर्मी ऑलरेडी लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा देगी, उससे ज्यादा क्या कर सकती है? लोकल लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? वो लोकल लोग ही जब आर्मी ऑपरेशन करते हैं तो उन पर पथराव करते हैं, लोकल लोग ही उनको मोटिवेट करते हैं कि आइए, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं आतंकवादियों की, यहाँ पे आर्मी है, यहाँ पे नहीं है, आप अभी यहाँ से छुप जाइए, यहाँ से भाग जाइए। अभी मुझे बड़ा अच्छा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी जो आपने बताया 2 अक्टूबर को जो मक्खनलाल बिंद्रू साहब की हत्या की गई, उसके बाद उनकी जो बेटी ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी बाजुओं को ठोकते हुए कहा कि वो आए और बातें करें, मेरे सामने जवाब दें, दे कैन नॉट
बट वो इन सब बातों को समझते नहीं है। वो भाषा समझते हैं बंदूक की। वो बिटिया बेचारी वो कैसे लड़ सकती है? वो बातों से यस ज्ञान में लड़ सकती है, लेकिन ज्ञान तो उन्हें उस चीज का है ही नहीं। उन्हें तो बंदूकों की भाषा समझ में आती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सब सॉफ्टनेस से काम नहीं चलेगा। देखो, बिच्छू जो है, बिच्छू को आप प्यार की भाषा समझाओ तो वो समझ में नहीं आती है, उसको तो कुचला जाता है। तो ऐसे ही इनको कुचलना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एलटीटी को कुचला है, इस तरह यहाँ पर भी इस तरह का ऑपरेशन करना होगा। जरा सी भी किसी की संलिप्तता 1% भी नजर आती है, विदाउट एनी हेजिटेशन दे शुड बी क्रश्ड, there should not be any mercy. Then only you can resolve this Kashmir issue. Otherwise, it will keep lingering on for centuries. ये चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इनको सख्ती के साथ निपटा जाए, तभी संभव है कि यहाँ शांति हो सकती है। बिल्कुल अनुपम जी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए और इन सारी जो गतिविधियां, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं लगातार जो हो रही हैं, बेशक भारत जो है वो इस और काम कर रहा है, हमारी सेनाएं लगातार काम कर रही हैं, अब ज्यादा चौकन्नी है और जो जिस तरीके के हालात पहले बने थे अब वो ना बने इसके लिए भी काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसी पैटर्न पर काम कर रहा है, तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये भारत को ये समझना पड़ेगा और भारत इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही जल्दी बेहतर रहेगा। अब पाकिस्तान ने इस बार जो स्ट्रेटजी अपनी अपनाई है उसने हाइब्रिड ग्रुप्स को इस्तेमाल करना शुरू किया कश्मीर को डिस्टेब्लिश करने के लिए। उसने ऐसे लोकल लोगों को चुना है जिनके माध्यम से जो अपनी बहादुरी की दिखाते हुए और कुछ स्मॉल वेपन्स के माध्यम से लोगों को मर्डर कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटजी का काउंटर भारत को ढूंढना पड़ेगा। और भारत का काउंटर दुनिया भर के फैले हुए भारत रक्षा विशेषज्ञ हमेशा से इस बात को कहते रहे कि भारत का काउंटर सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिव होना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जा सकता है, एक दुष्ट को आप कैसे जवाब दे सकते हैं, उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। आप पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उनके ऊपर चर्चाएं सिर्फ 15 अगस्त को लाल किले से नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान के ऊपर अगर हम साल भर बात नहीं करते हैं और रक्त अदायगी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के लाल किले से बोल देते हैं, ये बेहद निराशाजनक है। हमारे सरकार को, हमारी सत्ता को लगातार बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के ऊपर सहयोग देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमको इस तरह से करना पड़ेगा कि हम केवल जो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों का जो दमन हो रहा है और जिसका बदला वो भारत में कश्मीर में गड़बड़ी फैला करके लेता है, इन सब चीजें ना होने पाए और इसके लिए भारत को बहुत ही पुख्ता रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। मतलब हमको सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, हमको स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी हमलावर होना पड़ेगा। हम केवल डिफेंस के को अपनी एक ढाल बना करके नहीं रख सकते हैं। हम हमेशा से डिफेंसिव रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एक एयर स्ट्राइक करी और उसके आप देखिए कितने अच्छे परिणाम आए हैं कि कश्मीर पिछले 2-3 साल से काफी हद तक शांत रहा है। आतंकवादी घटनाओं में काफी लगाम लग गई थी। इसमें धारा 370 हटने का भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का ही परिणाम मानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादियों के अंदर एक डर पैदा हुआ था उसके माध्यम से कि भारत कभी भी सीमा पार आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आ सकता है। तो जब तक आप इस तरह की रणनीतियां नहीं बदलेंगे तब तक आप पाकिस्तान को नहीं समझा सकते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर डर पैदा करिए। ISI हो या कितनी भी जो खराब जो जमातें हो, लश्कर तैयबा हो, जिस तरह के आतंकवादी संगठन हो, उनके ऊपर आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप उनके घटना होने के बाद आप जवाब देते हैं तो आपकी कोई बहादुरी वाली बात नहीं होती है। आपको घटना होने ही नहीं देना है, इस तरह की हरकतें करनी पड़ेंगी। रॉ को, NIA को और जितने भी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी को, इनको एकदम अपने वॉर फूटिंग पे रहना पड़ेगा। सारी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की कई सारी तंजीमों को सताया जा रहा है, उनके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से बोलना पड़ेगा, तमाम गठबंधनों के माध्यम से बोलना पड़ेगा। बलूचिस्तान में या सिंध में या पंजाब में या POK में, जहां पर भी इस तरह की समस्याएं अकलियत के साथ हो रही हैं, भारत उनका सबका लीडर बने, तब पाकिस्तान को आप दबा पाएंगे। आप सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी से पाकिस्तान का आप कुछ नहीं निकाल सकते। वो इस तरह का गली का गुंडा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए जन्म लिया है और वो परेशान करता रहेगा। आपको उसकी गर्दन दबानी पड़ेगी।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। डर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके पाकिस्तान जैसे देश से भारत निपट पाएगा। इस पूरी चर्चा में आप दोनों का ही शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद और ये जो पूरी जानकारी आपने यहाँ पर दी है, बहुत ही अच्छी रही। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से स्थानीय नागरिकों और बाहरी लोगों के जो हमले यहाँ पर हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की रणनीति कुछ उस तरीके से है कि उसने पाकिस्तान ने केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और बाहरी वर्कर्स पर हमले की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। ये काम पाकिस्तान ने 1990 में भी किया था और अब वही काम वापस से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार भारत चौकन्ना है, भारत की सेना चौकन्नी है और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी खड़ी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।